हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेट इंजीनियरिंग एकेडमी। अब गेट 2022 में 1 से 1.5 महीने का टाइम बाकी रह गया है और मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपके साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे जो आप अभी जो जितना टाइम आपके पास बाकी है उसके वो टाइम में आप अच्छी तरह से कर सकोगे, ताकि कि आप गेट की एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। और उसके अलावा कुछ जनरल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि जिसकी मदद से आप अपनी गेट प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हो। जो लोग 2023 या 24 में भी देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत काम का रहेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारा टाइम है, तो वो ये सारी चीज़ें अप्लाई अच्छे से कर सकेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ये पूरे वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स और एप्टीट्यूड के बारे में। देखिए गाइस, आप सब लोगों को पता ही है कि मैथ्स एंड एप्टीट्यूड आर मेन सब्जेक्ट्स फॉर एनी ब्रांच। सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स और एप्टीट्यूड का होता है, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड को आप इग्नोर बिल्कुल मत नहीं कर सकते। आप उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कोर सब्जेक्ट्स जो भी है, आपके ब्रांच के जो भी कोर सब्जेक्ट है, उसकी प्रिपरेशन करते 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 आप मैथ्स और एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करना ही भूल जाए। ठीक है, वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि वो सबसे कम प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा मार्क कवर कर सकते हैं आपकी गेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड को बिल्कुल इग्नोर मन नहीं करना चाहिए। अब गेट की बारे में बात करते हैं कि गेट एग्ज़ाम में कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज रखनी चाहिए। देखिए, पहली बात ये समझते हैं कि गेट एग्ज़ाम इज़ नॉट लाइक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। ओके, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में क्या होता है जनरली कि हमें कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, 6 या 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कोई एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 6-7 चीज़ें हमें डिराइव करनी होती है या फिर उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। तो नंबर ऑफ़ फॉर्मूलाज हमें याद करने होते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा अगर न्यूमेरिकल नहीं है तो कुछ डेरिवेशंस भी पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो आपको पूरा लिखना होता है। पहली बात ये समझिए गाइस कि इट्स नॉट लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम। गेट को प्रिपेयर करने के लिए टोटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करनी होती है, राइट। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए हमें सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन गेट के लिए अगर आप डेरिवेशंस नहीं करते हो और फॉर्मूलाज आपको पता है, तो वही काम क्या होते हैं, राइट। फॉर्मूलाज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। ओके, तो टोटली डिफरेंट एग्जाम है ये। दूसरी एक चीज़ गाइस, कि बहुत सारे लोग आपको ये बोल रहे होंगे कि रेफरेंस बुक में से पढ़ना चाहिए, रेफरेंस बुक्स आर द बेस्ट। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए अगर आप रेफरेंस बुक्स में से पढ़ रहे हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं उससे। लेकिन अगर आप गेट के कंटेक्स्ट के बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए गेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला आया है तो वो उसका डेरिवेशंस क्या है, उसका एजम्पशन क्या लिया हुआ है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको रेफरेंस बुक्स में से पता चलती है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास रेफरेंस बुक में से पढ़ने का टाइम अगर गेट एग्ज़ाम के लिए नहीं भी है, ठीक है, तो इट्स टोटली फाइन। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेफरेंस बुक्स में बहुत सारा कंटेंट होता है, बहुत सारा कंटेंट होता है जो कि गेट के सिलेबस से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक बहुत ध्यान रखनी है। तो इसके ऊपर से हम एक नई चीज़ में आते हैं, विच इज़ गेट सिलेबस। गाइस, आपको गेट का सिलेबस जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है, वो बिल्कुल पता होना चाहिए अपनी ब्रांच के लिए। अपनी ब्रांच में कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इस बार इंक्लूडेड है और कौन कौन से टॉपिक नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पिछली बार जो टॉपिक नहीं था वो इस बार कोई छोटा सा टॉपिक ऐड भी हुआ हो, या फिर पिछली बार था वो रिमूव हो चुका हो। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रिपरेशन करनी है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो कोई ऐसे टॉपिक पर जो सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा कोई टॉपिक छूट ना जाए जो सिलेबस में इंक्लूड हो चुका है। ओके, तो गेट का सिलेबस सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सी चीज़ है और नहीं है, कौन कौन सी चीज़ नहीं है, राइट। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि ये बात याद रखो कि गेट के सिलेबस में आप
जब तक हो सके तब कोई भी टॉपिक मिस ना करो, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो या सब्जेक्ट ऐसा ना हो जो आप स्किप कर दो। अगर आपके पास टाइम है तो वो पूरा रखो, उसको पूरी प्रिपरेशन दो, उसको पूरा टाइम दो, ठीक है। और ये बात याद रखो गाइस कि हमें पहले कुछ विड्थ कवर करनी है सब्जेक्ट की, लाइक विड्थ एंड डेप्थ। विड्थ से मेरा मतलब है कि कंटेंट, कि मेरा एक सब्जेक्ट में इतना सिलेबस है तो मैं पूरा उसको कवर करूँगा, पहले मैं उसका कवर करूँगा और फिर उसके कुछ डेप्थ में जाऊँगा। तो ये जो विड्थ और डेप्थ का जो ऑप्टिमम रेशियो है वो आपको मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक टॉपिक में या फिर कोई एक सब्जेक्ट में आप बहुत ही डेप्थ में चले गए और दूसरा कोई सब्जेक्ट आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, ठीक है। सो अगर मैं मैकेनिकल और सिविल की ब्रांचेस की बात करूँ तो ये जो कंसेप्ट है जो मैंने अभी बताया वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक सब्जेक्ट आपने पूरा ही छोड़ दिया है, ठीक है। हो सकता है कि वो सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा हो और आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लिया हो जिसमें आप बहुत डेप्थ में चले गए जिसका वेटेज बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाने वाले, तो आप उतनी डेप्थ में जाके कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके सामने आपका ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट छूट रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर चुके हो, आप कहीं पर भी अगर कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, तो आप क्लास में पढ़ते होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको नए नए कंसेप्ट सीखने को मिल रहे होंगे जो कि आप यूनिवर्सिटी में शायद अपनी कॉलेज में नहीं सीखे हो, ठीक है। आपको बड़ा मज़ा आएगा कि मैं ये कंसेप्ट सीख रहा हूँ, मुझे आ रहा है, अच्छी बात है। अगर आप क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखो गाइस कि थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद अगर आप वही सब्जेक्ट लेके बैठोगे और वही क्वेश्चंस जो आपने क्लास में किए थे वो सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो आपको नहीं आने वाले, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो। और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गेट क्वेश्चंस, ठीक है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप गेट के क्वेश्चंस तो सबसे पहले सॉल्व कर रहे होंगे। देखो गाइस, गेट के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट बिल्डिंग होता है, ठीक है। अगर आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 10 में से आपको 2 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन को आपको स्टार करके रखने हैं ताकि जब भी आप रिवीजन करने आओ बाद में, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता हो कि वो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, तो वो क्वेश्चंस मुझे फिर से सॉल्व करने हैं ताकि आपका कंसेप्ट फिर से रिवाइज हो जाए। ऑल्सो जब आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मान लो कि आप किसी बुक में से कर रहे हो तो वो बुक में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है या फिर आपने खुद से सॉल्व किया है, तो आपको कुछ उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि ये उसका सॉल्यूशन है और आप फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हो, ठीक है। आपको ये जानने का ट्राई करना है कि इसी क्वेश्चन को मैं कोई और कंसेप्ट लगाकर कोई और मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। ये लेवल की अगर आप डेप्थ में जाते हो क्वेश्चन की तो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होगा और आप बहुत ही अच्छे से और ईजी वे में गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर। गेट की एग्जाम में आपको स्क्रीन पर कैलकुलेटर मिलता है जो कि आपको माउस से ऑपरेट करना होता है, ठीक है। अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस आपने नहीं की तो गेट में बहुत ही टाइम आपका कंज्यूम होगा कैलकुलेशंस करने के लिए। तो अगर आपके पास 1 से 1.5 महीना है अब गेट की एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, अगर गेट 2022 की बात करें तो आपके पास 1 से 1.5 महीना है, तो एटलीस्ट फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम आपको जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर घर पे एग्जाम दे रहे हो या फिर आप वर्कबुक सॉल्व कर रहे हो, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको हर एक जगह पर वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना है। इवन आप अपने मोबाइल में भी उसका यूज़ कर सकते हो, वर्चुअल कैलकुलेटर की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आ सकती है, या फिर लैपटॉप का यूज़ करते हो तो आप ब्राउज़र में वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसा हो तो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूँगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़। कमिंग टू द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेट एग्जामिनेशन विच इज़ फॉर्मूलाज। कोई भी ब्रांच हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर्मूलाज आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, फॉर्मूलाज आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। फॉर्मूलाज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आने चाहिए। नॉट ओनली फॉर्मूलाज, लेकिन वो फॉर्मूला डिराइव करते टाइम आपने कौन कौन से एजम्पशंस लिए थे, या फिर अगर कोई फिगर पर से डिराइव आपने फॉर्मूला वो किया है तो वो फिगर भी आपको पता होनी चाहिए। वो फिगर और वो एजम्पशंस आपको पता होनी चाहिए कि इस एजम्पशन के ऊपर से मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। अगर गेट में थोड़ा ट्विस्ट डालना हो
तो वो कंसेप्ट को बदल देंगे ताकि आप वो फॉर्मूला में जो भी एजम्पशन है उसमें से कोई एक एजम्पशन ऐसा होगा कि वो क्वेश्चन में नहीं अप्लाई हो रहा होगा। तो अगर आप वहाँ पर वो फॉर्मूला सिर्फ रट के गए हैं और वो फॉर्मूला आप लिखते हो तो वो गलत हो सकता है। तो आपको ये एजम्पशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें फॉर्मूलाज़ की, तो फॉर्मूला में एक चीज़ आप और कर सकते हो कि सब्जेक्ट में फॉर्मूला की एक शीट बना सकते हो फॉर एवरी सब्जेक्ट। अगर आपका बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं तो कोई A4 शीट ले लो और उसमें अपने ही हैंड राइटिंग से छोटे छोटे हैंड राइटिंग में आप सारे फॉर्मूलाज लिस्ट डाउन कर दो आगे और पीछे, ठीक है। उसके बाद वो फॉर्मूला की शीट को आप अपनी वॉल पर या फिर इवन अपने मोबाइल के वॉलपेपर में भी आप उसको रख सकते हो ताकि हर एक बार आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे और एवरी टाइम यू सी इट योर कंसेप्ट्स एंड योर फॉर्मूलाज विल बी। इससे क्या होगा कि हर बार जब आप वो फॉर्मूलाज को देख रहे हो तो वो फॉर्मूला आपको धीरे धीरे अपने आप अपने माइंड में बिठाते जाएंगे, अपने आप वो आपके माइंड में बैठते जाएंगे। ओके, अगर इसी बात को हम एक्सटेंड करें तो मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी हैंडबुक्स मिल जाती है जिसमें आप को फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वो सब लिखा हुआ होता है, ठीक है। एक छोटी सी बुक आती है जो आप परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा गाइस कि आप अपनी हैंडबुक खुद बनाओ, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में आपको जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और जो भी कंसेप्ट्स है उसको बिल्कुल ही छोटे टर्म्स में आप उसको अपने हैंड राइटिंग में लिखो। तो इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको अपनी हैंड राइटिंग में जो आपने लिखा है वो सबसे ज़्यादा जल्दी याद आएगा, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा जल्दी याद आएगा और उसका रिवीजन आप बहुत ही फास्ट कर सकते हो। तो अपने हैंड राइटिंग में हैंडबुक बनाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट में ये सिर्फ मैं वो कहना चाहूँगा गाइस कि गेट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, इट इज़ अ डिफरेंट एग्ज़ाम, ठीक है। यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन आप जैसे करते हो, गेट की प्रिपरेशन एक अलग स्ट्रैटेजी से करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे ये सब हमने बात की वो आप अच्छे से याद रखो और अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन एंड इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर हाईली experienced faculties and mentors, do subscribe to YouTube channel of Educate Engineering Academy. Till then, take care. Jai Hind.